तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग का टारगेट था कि फर्स्ट वीक में हम लोग को फिजिक्स कंप्लीट करना और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर। तो इसका जो है प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है और प्रकाश वर्ष का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और दूरी मापने की एक और इकाई है जिसे पार्सेक कहा जाता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, which is equal to 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 into 10 to the power 15 मीटर और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर विच इज इक्वल टू 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। पिछले बार ये बीपीएससी 66 में पूछा गया था, जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ। एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही थर्ड क्वेश्चन है। पार्सेक इकाई है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पार्सेक भी है वो दूरी मापने की इकाई है और पार्सेक भी जो है वो दूरी मापने की इकाई है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर विच इज इक्वल टू 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस होगा। सेल्सियस जो है ताप टेम्परेचर का जो यूनिट है होता है वो सेल्सियस होता है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? वो सेल्सियस होता है। तो ये सही मैच नहीं है। और हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो ये सही मैच नहीं है। यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर का सेल्सियस और हीट का जूल होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये प्रेशर की इकाई है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? कैंडिला होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट? तो यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो SI यूनिट ऑफ यंग्स इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इनमें से अदिश राशि कौन है? तो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है, बल आघूर्ण दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं कुछ स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको लिख देता हूं। जैसे स्केलर क्वांटिटी है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब और ताप। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब और ताप जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में वेग, विस्थापन, बल और त्वरण जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या क्या हो गया? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब और ताप। और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो गया? वेग, विस्थापन, बल और त्वरण।
और स्केलर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशि कैसे कहते हैं, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है। सदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी है और ये योग के निश्चित नियम को निर्धारित करती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगैड्रो परिकल्पना और संवेग संरक्षण। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग क्या है, संवेग मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। किसी वस्तु का संवेग क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, कौन सा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज केजी इनटू मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो यह लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया के द्वारा इसे समझा जा सकता है। प्रथम नियम से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें लॉ ऑफ इनर्शिया मिलता है। और इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है। और इनर्शिया कितने प्रकार के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया दो प्रकार के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़त्व आधुनिक कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये टॉर्क का होता है, ये टॉर्क का होता है, ये टॉर्क का होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, a body at motion remains at motion with the same speed and in the same direction until or unless when an external force is applied on it. A body at rest remains at rest, a body at motion remains at motion with the same speed and in the same direction until and unless when an external force is applied on it. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसे फ़ारेनहाइट में 39.2 फ़ारेनहाइट कहते हैं। पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, जैसे आयतन है, भार है, द्रव्यमान है, घनत्व है, तो भार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र में तैरता है, तो इसका 1/10 भाग पानी में तैरता है। समुद्र में बर्फ का, यदि कोई बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी में तैरता है। यदि कोई बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी में तैरता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है। ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक बाढ़ के कारण। तो इसको देखा जाए तो पृथ्वी की सतह से जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है, इसलिए पहाड़ पे जो है खाना बनाने में कठिनाई होती है और जो स्याही जो वायुयान में बैठे यात्री की स्याही रिस जाती है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बार। एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापिक की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? तो ये बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो मौसम जो है आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। अगर एकाएक नीचे गिरे तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की संभावना रहती है। अगर बैरोमीटर का रीडिंग अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश पड़ने की संभावना होती है, बारिश पड़ने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाया जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने में उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ को कल्पना करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिसे पिंड में किसी परिवेश से संबंधित नहीं किया जा सकता है, और ये बल जो है छदम बल और जड़तीय बल कहलाता है। छदम बल और इनर्शियल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? छदम बल और इनर्शियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत दिशा में होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो ऑप्शन है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, त्वरित गति से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है और समान वेग से ऊपर जा रही है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ महसूस होता है। और जब लिफ्ट नीचे उतरते समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वहां पर भारहीनता की स्थिति आ जाती है, वहां पर भारहीनता की स्थिति आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन mass, depends upon length, depends upon time, depend upon temperature scale, depend upon length। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहां से हमें साफ दिख रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये लंबाई पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहां से हम साफ देख रहे हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये लंबाई पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ी गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो गर्मियों में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है और घड़ी धीमे चलने लगती है। इसके विपरीत अगर सर्दी का समय देखा जाए तो सर्दी के समय में क्या होता है? लोलक की लंबाई घट जाती है और घड़ी उस समय तेज हो जाती है और घड़ी तेज चलने लगती है। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, घड़ी सुस्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो ये सरफेस टेंशन के चलते होती है, पृष्ठ तनाव। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? पृष्ठ तनाव, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के चलते जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सरफेस टेंशन के चलते वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता विस्कोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? तो विस्कोसिटी का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डेकापोइस पोइगली और पास्कल सेकेंड। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डेकापोइस पोइगली और पास्कल सेकेंड। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डेकापोइस पोइगली और पास्कल सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज।
प्रसरव ध्वनि का आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 20,000 हर्ट्ज के अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और जो हमारा कान है, जो मानव का जो कान है, वो कितने रेंज के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है? तो हम लोग का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रेंज को सुन सकता है। तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग सुन सकते हैं। ये ऑडिबल वेव इसको कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑडिबल वेव कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गया? डेकापॉइस हो गया, पोइगली हो गया और पास्कल सेकंड हो गया। और इंफ्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। और ऑडिबल वेव का कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो ऑप्शन दिया हुआ है एयर, वैक्यूम, वाटर और स्टील। तो स्टील में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एयर में देखा जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अल्कोहल में कितनी होती है? अल्कोहल में ये 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में कितनी होती है? वाटर में ये 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। और वैक्यूम में कितना होता है? वैक्यूम में ये 0 होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, एयर 332 मीटर पर सेकेंड, अल्कोहल 1213 मीटर पर सेकेंड, वाटर 1483 मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम इट इज 0। और स्टील में कितना है? स्टील में ये होता है 5940 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 32 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन अल्कोहल इज 1213 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1483 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज 5940 मीटर पर सेकेंड, 5940 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किस अंतर से ज्ञात किया जा सकता है? तो ये गुणता पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी से ही हम लोग सेम पिच और सेम लाउडनेस के बीच डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग क्वालिटी से ही सेम पिच और सेम लाउडनेस के बीच डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। क्वालिटी से ही हम लोग सेम पिच और सेम लाउडनेस के बीच डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की है। और इसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? इसका वेवलेंथ का रेंज होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैंने इसे लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसका वेवलेंथ का रेंज होता है 10 to 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 10 मीटर। और फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? 10 to power 20 to 10 to the power 18 हर्ट्ज। गामा किरण की खोज किसने की है? पॉल विलार्ड ने की है। इसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? 10 का पावर माइनस 14 टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 10 का पावर 20 से लेकर 10 का पावर 18 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है? तो डायनेमो से जो है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल करता है सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरह से सेल क्या करता है? सोलर सेल क्या हो गया? सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायनेमो क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और जो मेरे हाथ में भी है, आप जिसे देख रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस क्वेश्चन का कितना प्रोबेबिलिटी है, मुझे अच्छे से आता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और ये जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन है, बार बार एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं एक दो और जो है जैसे डायग्नो की तरह एक दो चीज़ और है, मैं उसे नोट कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने डिस्कस भी किया था सोलर सेल, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये काफ़ी दिया हुआ है गामा किरण की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने की। इसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? 10 to the power -14 to 10 to the power -10, और फ्रीक्वेंसी रेंज 10 to the power 20 to 10 to the power 18। उसी तरह से एक्स किरण की खोज किसने की है? रॉन्थन ने की है। इसका तरंगदैर्ध्य परिसर कितना है? 10 का पावर -10 से लेकर 10 का पावर -8 तक, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 10 to the power 18 to 10 to the power 16। उसके बाद से यूवी रेज की खोज किसने की है? रिटर्न ने की है। यूवी रेज की खोज किसने की है? रिटर्न ने की है। और इसका वेवलेंथ का लेंथ कितना है? 10 to the power -8 to 10 to the power -7 मीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 10 to the power 16 to 10 to the power 14। तो काफी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फिजिक्स पे, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसका पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, और इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन भी काफी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी ब्रीफ में किया गया है, आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। ऐसे अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, एसआई का मेंस भी होने वाला है, फिर बीपीएससी भी देना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए इसे। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। यूवी रेज किसने खोज किया? रिटर्न ने किया है। इसका वेवलेंथ का रेंज कितना है? 10 to the power -8 मीटर टू 10 to the power -7 मीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 10 to the power 16 टू 10 to the power 14। उसके बाद विजिबल रेज का खोज किसने किया है? न्यूटन ने किया है। और इसका वेवलेंथ का रेंज कितना है? 3.9 × 10 to the power -7 टू 7.8 × 10 to the power -7, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 10 to the power 14 टू 10 to the power 12। तो आप लोग देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री पे हम लोग क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे।